बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो आपके मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं 2022-23 के सेशन के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डेट शीट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग 17 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और 4 नवंबर को आपके एग्जाम जो है वो एंड हो रहे हैं। और पहला एग्जाम कौन सा है आपका? पॉलिटिकल का। तो पॉलिटिकल के लिए भी सैंपल पेपर अभी लेके आऊंगा। ठीक है, तो इस बीच आपका जो हिस्ट्री का एग्जाम है वो है 29 अक्टूबर को। तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका इस दिन के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसे मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए थोड़ा सा पेपर के पैटर्न को यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए टाइमिंग हमारी 3 घंटे की है और मैक्सिमम जो मार्क्स हमारे टोटल है 80 मार्क्स। ठीक है, अब सामान्य निर्देश आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता चल जाएगा कितने सेक्शन है, कितने क्वेश्चन है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। टोटल 5 सेक्शन होंगे हमारे हिस्ट्री में, ए बी सी डी और ए, और प्रश्न होंगे 34। खंड ए जो रहेगा इसमें हमारे 1 से लेके 21 तक के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के। खंड बी में 22 से लेके 27 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के। और खंड सी में 28 से 30 दीर्घ प्रश्न उत्तर जो कि आपके 8 मार्क्स के होने वाले हैं, और इन तीनों ही क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, याद रखना। और खंड डी में जो है वो 3 क्वेश्चन होंगे स्रोत आधारित, और खंड ई में एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का मैप बेस्ड। तो ये छोटा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू था क्वेश्चन पेपर का कि किस तरीके का आपका पैटर्न यहाँ पे डिजाइन किया जाए। ठीक है, अब देखो आपकी जो वीडियो है वो अराउंड 1 आवर की बनेगी। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझना है एक ही बार में, तो 1 घंटा तो भाई आपको देना पड़ेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और मैं आपको 30 से 40 मिनट में जल्दी जल्दी बता के चला भी जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से समझेंगे, थोड़ा टाइम लेके, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे। सेक्शन ए यानी कि अनुभाग ए है मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए कथनों के संदर्भ में दिए गए व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। यानी कि जो कथन में दिए गए हैं इसमें किस व्यक्ति की पहचान यहाँ पे निकल के आती है। देखिए कथन पढ़ेंगे पहले तो। यह खुद को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। ठीक है, यानी कि किसी महिला की बात हो रही है। इसके भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते भी थे और आज भी गाए जाते हैं। तो ये कौन सी भक्त है? ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप कहोगे कि विष्णु की प्रेयसी है तो मीराबाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि मीराबाई विष्णु के जो अवतार थे श्री कृष्ण, उनकी प्रेयसी थी, और ये अपनी भावनाओं को छंदों में इस तरीके से व्यक्त वगैरह नहीं करती थी। तो ये जो विशेषता है वो है अलवार स्त्री भक्त अंडाल की। ठीक है, अलवार स्त्री भक्त अंडाल की। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखोगे तो आइडेंटिफाई द गिवन पर्सनालिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज अलवार फीमेल डिवोटेड अंडाल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। विजयनगर की किलेबंदी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे देखोगे ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से ये जो सेकंड वाला है कि विजयनगर साम्राज्य में 5 स्तर की किलेबंदी होती थी, ये गलत है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में कितने स्तर की किलेबंदी होती थी? 7 स्तर की। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग पॉइंट है विजयनगर की किलेबंदी के बारे में। सेकंड क्वेश्चन देखिए। आइन 5 भागों का संकलन है। ठीक है, हमें पता है 5 भागों का संकलन है। इनमें से कौन सा नाम सही है? कौन सा सही नहीं है बेसिकली? अच्छा, जब भी आपको लगे ना कि हिंदी में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत मिस्टेक सा लग रहा है, तो आप उसे एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन हमेशा राइट होता है। देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ दीज नेम इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा नाम इसमें से सही नहीं है। तो हो सकता है कि हिंदी में कभी मिस्टेक हो जाए, लेकिन इंग्लिश में मिस्टेक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इनमें से आइन के 5 भागों में कौन सा नाम इनमें से सही नहीं है। तो हम देखेंगे मंजिलाबादी सही है, सिपयाबादी सही है, मुल्काबादी सही है। व्यापार आबादी नामक की कोई आइन का भाग यहाँ पे नहीं है, तो तीसरा जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के संदर्भ में सही है। तो शिल्प उत्पादन जो केंद्र होते हैं वहां पे हमें प्रस्तर पिंड जो होते हैं, पूरे शंख वगैरह ये भी मिलते हैं। तांबा अयस्क जैसा कुछ जो कच्चा माल होता है वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। कुछ औजार, अपूर्ण वस्तुएं या फिर त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट, ये सभी शिल्प उत्पादन केंद्र से हमें मिलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर ऑफ शिल्प उत्पादन केंद्रों के पहचान के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए। जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं
बल्कि फारस तथा अन्य देशों में भी थी। प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे। उपरोक्त वक्तव्य को पहचाने तथा उस व्यक्ति की पहचान करें। यानी कि ये जो यहाँ पे बात कही गई है जाति व्यवस्था के बारे में, ये कथन किस व्यक्ति का है, ठीक है। तो आप देखोगे ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है अली बिरूनी। अली बिरूनी कहता था कि जाति व्यवस्था जो है वो केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि फारस के साथ अन्य देशों में भी है, और फारस में 4 वर्णों की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस तरीके से इंग्लिश में आप इसे पढ़ सकते हो, अली बिरूनी इज द राइट। 6 देखिए, अब यहाँ पे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, मतलब 2 दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, कारण आर। अभिकथन क्या कहता है, इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अशोक के धम्म की बात हो रही है। उसके साथ ही साथ कारण क्या है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। यानी कि दोनों कथन एक ही चीज के संदर्भ में है और ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अभिकथन सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन पहला जो है हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठे का पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ असेसन एंड टू डू। यहाँ पे वैसे रीजन होना चाहिए था। ठीक है, आगे 7वां क्वेश्चन देखिए, सोने के सबसे भव्य सिक्के यानी कि जिसमें उत्तम सोना उपयोग किया गया था, वो सिक्के किसके द्वारा जारी करवाए गए थे। तो सोने के सिक्के देखो कुषाण राजाओं ने भी जारी किए थे, कुषाण राजाओं ने भी किए थे और गुप्त शासकों ने भी। पहले तो कुषाण राजाओं ने किए थे, लेकिन यहाँ पे बात की गई है उत्तम सोने के सिक्के की, तो वो किए थे गुप्त शासकों ने। तो हम कहेंगे ऑप्शन थर्ड। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि सबसे पहले किसने की है, तो आप कुषाण शासक जरूर लगा देते, लेकिन यहाँ पे उत्तम सोने के पूछे गए भव्य सिक्के की, तो हम लगाएंगे गुप्त शासक। ठीक है, द ग्रैंडेस्ट कॉइन्स यानी कि उत्तम सोने के बारे में किसके द्वारा, गुप्ता रूलर। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, अली बिरूनी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखो इसका जन्म जो है वो 1973 में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। विभिन्न भाषाओं को ये ज्ञाता था, जैसे कि सीरियाई, फारसी, हिब्रू या संस्कृत। इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद, बिल्कुल ठीक है। तो इस संबंध में क्या कह देंगे कि भाई अली बिरूनी के बारे में ये चारों के चारों जो टॉपिक हैं, जो पॉइंट हैं, वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिंपल सा आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब 9वां देखिए, चांडालों के बारे में ये कथन किसने कहा है। कौन सा कथन, अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। तो देखो ये जो कथन है वो बेसिकली किस यात्री ने कहा है, ये हमें बताना है। तो ये कथन कहा है, चीन से एक व्यक्ति आया था, जो चीन से एक बौद्ध भिक्षु आया था जिसका नाम था फा शिएन। इस व्यक्ति ने कहा था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे कि अन्य उसके देखने के दोष से बच जाएं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप लगा देंगे ऑप्शन ए राइट है। नाउ क्वेश्चन 10 देखिए, ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। देखो सूची 1 है हड़प्पा स्थल और सूची 2 है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखो लोथल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, ये कार्नेलिया के निकट एक स्रोत था। कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध था, तो कालीबंगा जो है वो बेसिकली जुताई वाले खेतों के साक्ष्य से मिले इसलिए प्रसिद्ध था। धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध था, ये यहाँ से जलाशय मिले हैं इसके लिए प्रसिद्ध था। और नागेश्वर यहाँ से खेल वस्तु बनाने वाले विशेष केंद्र मिले हैं इसके लिए प्रसिद्ध। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा आपको ये समझ में आया होगा बहुत आसानी से। इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हो। इंग्लिश में जब आप इसकी मैचिंग करोगे, हड़प्पन साइट एंड फेमस, तो लोथल आ जाएगा, सोर्स नियर कार्नेलियन, कालीबंगा सी आ जाएगा, थर्ड का डी आ जाएगा, फोर्थ का ए आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फिर से एक असेसन और रीजन आ चुका है हमारा। चलिए पढ़ते हैं क्या है। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। ये सभी केवल और केवल भारत में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहते। तो हम यहाँ पे ये देखो, ये कथन तो हमारा ठीक है अभिकथन का कि 1857 में ब्रिटेन ने कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की, जिसके बाद उन्होंने 1859 में मैनचेस्टर कंपनी बनाई थी। लेकिन ये कहना कि ये केवल भारत में कपास उत्पादन को बढ़ावा दे रहे थे, ये गलत है,
क्योंकि ये वैश्विक लेवल पर कपास के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे थे। तो हम क्या कहेंगे, हमारा अभिकथन ए बिल्कुल सही है और यहाँ पे जो आर है वो गलत है। ठीक है, अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अब देखिए आगे क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पे किस बारे में ये कथन है, तो ये स्तूप के बारे में है, स्तूप की संरचना। स्तूप जिसका सांस्कृतिक टीला होता है, इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है जिसे बाद में अंड कहा जाता है। तो ये हमारा राइट है। धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल हो गई जिसमें कई चौकोर और गोल आवाज़कारों का संतुलन बनाया गया। तो ये भी राइट है। हर्मिका से बेसिकली एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर एक अक्सर छतरी लगी हुआ करती थी। ये भी राइट है। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा दानवों के घर का प्रतीक, बिल्कुल गलत। ये दानव जो लिखा है ना, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे देवताओं के घर का ऐसे प्रतीक माना जाता था। तो हम क्या कहेंगे, जिसमें हमें ये पहला, दूसरा और तीसरा सही मिल जाए हमारा, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में, हाँ चौथे में पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमने इन कथनों पे विचार कर लिया जिसमें हमारे ये पहले तीन कथन सही हैं और इस संबंध में ऑप्शन हमारा चौथा ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन जो हमारा पहला है, दूसरा और तीसरा ये सही है और इस संबंध में ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। देखते हैं भाई क्या रिक्त स्थान है। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर डैश ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। तो हमें यह बताना है कि भागलपुर के उस कलेक्टर का नाम क्या था जिसने ये शांति स्थापना प्रस्तावित की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। अब इसमें एक चीज आप देखना, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेनरी हार्डिंग, ये तो है किससे संबंध में, जो आपका चैप्टर 13-14 है उसके संबंध में है। तो ये जो कि आपके मिड टर्म के एग्जाम में तो आ नहीं रहा है, यानी कि ये दो तो पहले आउट ऑफ चॉइस हो गए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाता है, ऑगस्टस क्लीवलैंड आ जाता है। तो इसमें कंपनी ने ऐसा किया नहीं था तो बचा एक ही, ऑगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा ही ये जो शांति स्थापना जो नीति है इसको प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन पहला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में आप इसे पढ़ सकते हो, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जोतदार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। देखो ये बड़े बड़े किसान थे जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि के टुकड़े होते थे। ठीक है, ये जमींदारों के अधीन कार्य करते थे, गलत है। दूसरा ही गलत हो गया, क्यों भाई, क्योंकि ये जमींदारों के अधीन कार्य नहीं करते थे बल्कि ये अपने अधीन लोगों से कार्य करवाया करते थे। जब इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें, भूमि के टुकड़े, तो कार्य ये क्यों करेंगे, सिंपल सी बात है। तो कौन सा कथन गलत है, दूसरा वाला। इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में पढ़ सकते हो, सेकंड इज द रॉन्ग। अब आ गया है फिर से एक और अभिकथन और कारण, तीसरा क्वेश्चन है हमारा अभिकथन कारण का। देखिए क्या है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी विद्वानों ने लोटस महल की खोज की, हालांकि इस स्थान का प्रयोग क्यों किया जाता था इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। चलो ठीक है, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा दिए गए सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार इसका उपयोग सैनिक कमांडरों के द्वारा बैठकर संवाद करने का स्थान हुआ। अब देखो ये बेसिकली लोटस महल जो था वो राजा और उसके अधिकारी साथ मिलकर संवाद करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया, केवल और केवल सैनिक कमांडर। तो ये तो गलत हो गया, केवल और केवल सैनिक कमांडर बताया इन्होंने, तो ये तो गलत हो गया। तो इस संबंध में क्या कहेंगे कि ए हमारा सही है लेकिन आर हमारा गलत है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी को आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में पढ़ सकते हो। असेशन हमारा ये दिया हुआ है, रीजन ये है, और इस संबंध में सी हमारा राइट हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। एक और आ जाता है अभिकथन कारण। देखिए अब क्या है अभिकथन में, साहित्यिक परंपरा में महाभारत की रचना कवि जी माने जाते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि महाभारत की रचना किसे कहते हैं, ऋषि व्यास जी को कहते हैं साहित्यिक परंपरा के अनुसार प्रथम तौर पे। कारण भाट सारथी क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखा करते थे। तो बिल्कुल ठीक है, कारण हमारा ठीक है, लेकिन अभिकथन गलत है। तो हम क्या कहेंगे, आर सही है
लेकिन ए यानी कि अभिकथन गलत है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो 4 है ये राइट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी बिल्कुल आसान तरीके से इसको भी। चलिए अब इंग्लिश में देख लीजिए, असर्शन हमारा रॉन्ग है, रीजन इज द राइट, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, आर इज राइट बट ए इज नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। खालसा पंथ की नींव किसने डाली, यानी कि खालसा पंथ की नींव डैश ने डाली, तो सिंपल सा आंसर है इसका गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी, सिंपल आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 18 देखिए, मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, ये किसकी विशेषता है, तो सिंपल सा आंसर है इसका मोहनजोदड़ो की विशेषता है, ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है ये। उसके बाद 19 देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनो। अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन डैश का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया, तो ऐसा कौन सा अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन है जिसको तमिल वेद के रूप में यहाँ पे वर्णित किया गया, तो मनुस्मृति बिल्कुल नहीं है, महाभारत बिल्कुल भी नहीं है, गत हिंदू जातक ये भी नहीं है, एक ही बचा फिर तो यहाँ पे नल इरा द्रव्य प्रबंधम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे सी इज राइट। अब देखो अभी दो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन फिर से आ, देखो जमीन से मिलने वाले राजस्व मौर्य साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं कि जमीन से जो राजस्व मिलता था वो मौर्य साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि राजस्व के बारे में ये जो कथन है ये है मुगल साम्राज्य के बारे में, तो ये गलत हो गया। एक प्रशासनिक तंत्र बनाया गया था जिसके माध्यम से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण, राजस्व आकलन व वसूली की जा सके। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो मुगल साम्राज्य में जो राजस्व प्रणाली थी उसके लिए एक प्रशासनिक तंत्र बनाया गया था, बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि आर ठीक है और ए गलत है, तो कौन सा सही होगा, चौथा वाला, यानी कि आर सही है लेकिन ए गलत, ए सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखेंगे असेशन हमारा गलत है, रीजन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक और क्वेश्चन है, आखिरी है ये एमसीक्यू बेस्ड वाला। देखो अभिकथन क्या कहता है, अभिकथन है समाज में कार्यों तथा फैसलों के कार्यान्वयन के संकेत मिलते हैं जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जा सकते थे। ये किसकी विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता के शासक के बारे में, तो अभिकथन ठीक है। कारण क्या है, कारण ये है कि इसके लिए एक प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती होगी, बिल्कुल ठीक है। समाज में इतने बड़े स्तर पर कार्य और फैसलों को क्रियान्वयन करने के लिए कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, इसके लिए पूरे के पूरी प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होगी, तो हाँ हम कहेंगे कि ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है, कारण अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा इस तरीके से। अब यहीं पे आप इसे इंग्लिश में पढ़ लो, तो गिवन है असर्शन राइट है, रीजन भी राइट है और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ए एक सेकंड यहाँ पे ए होना चाहिए था बेसिकली, तो ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था सेक्शन नंबर ए का, आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर थे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का ये हमारा सेक्शन ए हो जाता है यहाँ पे एंड। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको समझाए हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो एक बार हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। गाइस अगर आपको जितना मैंने अभी तक समझाया है सब कुछ समझ में आया हो तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यस सर आपने जो समझाया है हमें अभी तक वो हमें समझ में आ गया है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं। बेसिकली इसमें हमारे जो वो 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन होने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए पहले ही क्वेश्चन में आपको एक चॉइस मिलेगी, उसके बाद चॉइस नहीं मिलेगी। देखो क्या है, इतिहासकारों के द्वारा धार्मिक प्रथाओं के निर्माण किस प्रकार के द्वारा किया गया। बेसिकली ये कथन किसके संदर्भ में है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अथवा देखिए हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य कला शैली इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है, वर्णन कीजिए। तो पहले हम समझेंगे धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के। बेसिकली देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 पॉइंट तो इसमें लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहला पॉइंट, आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो असामान्य हैं या फिर अपरिचित लगती हैं संभवतः ये हड़प्पा वासियों के किसी धार्मिक महत्व के संदर्भ की रही होंगी। दूसरा, कई बार इन्हें आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली है जिसके शीर्ष पर यानी कि मुख पर अच्छा खासा प्रसाधन यानी कि मेकअप टाइप में किया गया है, तो इन इतिहासकारों ने उन्हें मातृ देवी की संज्ञा दे दी है। दूसरा मतलब आगे आ जाता है तीसरा पॉइंट,
कि पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी हुई मूर्तियां मिली हैं, जैसे कि पुरोहित राजा, ठीक है, तो उसे एक शासक बताया जाता है। अनुष्ठानिक महत्व है यहाँ का कि जो विशाल स्नानागार मिले हैं, कालीबंगन और लोथल से जो वेदियां मिली हैं, वो यहाँ के अनुष्ठानिक जो चीजें हैं उसको दर्शाती हैं। और भी एक दो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये तो चार हो गए जो बेसिक से कॉमन आपको लिखने ही लिखने हैं, और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहो इस सभ्यता के संबंध में जो धर्म है उसके बारे में वो लिख सकते हो, ठीक है। आप इसमें एक श्रृंगी जानवर के बारे में लिख सकते हो। मुद्राओं में जो चीजें पाई गई हैं, एक योगी शिव का चित्र जो दिखाया गया उसके बारे में लिख सकते हो। और जो मुद्राओं में जो पेड़ वगैरह दिखाए गए, जानवर वगैरह दिखाए गए हैं, इससे क्या पता चलता है कि प्रकृति की पूजा करते थे, तो इसको भी आप लिख सकते हो। और भी पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। अथवा के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य कला शैली इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है, इसका वर्णन कीजिए। देखते हैं भाई, देखो बेसिकली यहाँ पे जो है हमें मोहनजोदड़ो के शहर के बारे में बताना। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब देखो मोहनजोदड़ो में जो शहर थे उनके निर्माण की प्रक्रिया, तो इनमें आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था और इस आंगन का उपयोग खाना पकाने, कटाई करने आदि कार्यों के लिए होता था। इस घर में, जो शहरों के घर हुआ करते थे, यहाँ पे निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी और आप दरवाजे से सीधा आंगन जो होता है उसको नहीं देख सकते थे। हर घर में ईंट से बना अपना एक फर्श होता था, यानी कि एक स्नानागार होता था। इस स्नानागार की एक नाली हमेशा दीवार के माध्यम से जुड़ी होती थी, जिससे पानी आराम से बाहर निकाला जा सके। यहाँ पे कई आवास में कुएं वगैरह भी होते थे, जो कि ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जहां से बाहर से कोई भी व्यक्ति आ जा सकता था और आसानी से राहगीर भी उसका उपयोग कर सकते थे। कुछ घरों से दूसरे तल यानी कि दूसरी मंजिल पर जाने के लिए, छत पर जाने के लिए हमें सीढ़ियों के अवशेष मिले, अर्थात वहां पे 2 मंजिल मकान भी हुआ करते थे। विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की जो कुल संख्या है वो 700 के आसपास मिली है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में गृह निर्माण स्थापत्य कला शैली की ये प्रमुख विशेषता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था। आई होप दोनों ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इंग्लिश में देख लो। हाउ रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर रिकंस्ट्रक्टेड बाय हिस्टोरियंस। उसके बाद द होम आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द मेन फीचर्स डिस्क्राइब। तो सबसे पहले धर्म के बारे में कैसे करते हैं इतिहास का पुनर्निर्माण, उसके बाद जो मोहनजोदड़ो के बारे में कहानी है वो आप यहाँ पे इजीली इसको लिखो। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 है महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं में आप 1, 2, 3 आपके जितनी मर्जी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि इसके शासन के बारे में, राजधानी के बारे में, कौन कौन से कार्य होते थे, इन सभी के बारे में। देखो पहले लिखोगे महाजनपदों का शासन। बेसिकली ज्यादातर जो शासन था महाजनपदों का राजा का होता था, लेकिन कई जगह पर गढ़ या फिर किसी संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में अनेक लोगों का एक समूह उस क्षेत्र पर शासन किया करता था। इसमें हर एक समूह का, ये जो गढ़ संघ के समूह हुआ करते थे, इसमें हर एक व्यक्ति राजा कहलाता था, जैसे कि भगवान महावीर हो गए या फिर भगवान बुद्ध हो गए। दूसरा है महाजनपदों की राजधानी। तो प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी, जो कि प्रायः किलेबंद यानी कि उसे किलेबंद किया जाता था। इसके रखरखाव के लिए सेनाओं को, नौकरशाहियों को, उनको आर्थिक तौर पे सहायता दी जाती थी ताकि वो इस किलेबंद राजधानी की देखरेख कर। महाजनपदों में किए जाने वाले कार्य, तो शासकों का काम जो था वो था किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर लेना और भेंटों को वसूलना। वहीं संपत्ति जुटाने का एक अच्छा खासा उपाय ये था कि पड़ोसी राज्य पे आक्रमण करो और उसका धन लूट लो, ठीक है। तो ये है महाजनपदों की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिसमें आप महाजनपद के शासन, उसकी राजधानी और कार्यों के बारे में लिखोगे, ठीक है। इसी तरह से आप इसे इंग्लिश में यहाँ पे इजीली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। रोल ऑफ महाजनपद, कैपिटल ऑफ महाजनपद, वर्क टू बी डन इन महाजनपद, इस तरीके से, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सांची का स्तूप बचा रहा जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। कथन के संदर्भ में सांची के स्तूप के संरक्षण को समझाइए। सिंपल सा बताना है, सांची का स्तूप क्यों बचा रहा है ये बताना। तो 1818 में जब सांची के स्तूप की खोज होती है, तो इसके 3 तो तोरण द्वार उस समय भी खड़े हुए थे बिल्कुल सही हालात में, यानी कि 2 द्वार होते हैं। वहीं चौथा जो द्वार था वो वहीं गिरा हुआ था और काफी अच्छी हालत में था, यानी कि इसके अवशेष अच्छे थे।
फिर यहाँ पे शाहजहां बेगम की बात लिखोगे तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी ये दोनों ही जो यात्री हुआ करते थे, इन सभी यात्रियों को वास्तविक कृतियां यानी कि जो सही मायने में वहां की जो मूल कृतियां थी उनको ना ले जाने की बजाय उनकी एक कॉपी प्लास्टर की कृतियां ले जाने के लिए राजी कर लिया था, जिससे कि अहम और वास्तविक मूर्तियां बच गई। स्तूप की टूटी फूटी संरचना के लिए इन्होंने अनुदान दिया था। इनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने यहाँ पे एक संग्रहालय एक अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था। और किसी तरह स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी, अगर पड़ जाती तो यहाँ से सारे सामान को उठा के ले जाता। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो यूरोप के संग्रहालयों में इन चीजों को ले जाना चाहते थे। साथ ही साथ इससे पहले अमरावती स्तूप की खोज हो चुकी थी, तब हम लोगों को स्तूपों की महत्व का पता नहीं था, और जब इसकी खोज हुई तो स्तूपों को महत्व का पता चल चुका था, इसीलिए ये संरक्षित बचा रहा। तो ये कुछ पॉइंट है जिन्हें आप इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24, सांची का स्तूप के संरक्षण में किस किस का योगदान है, ये आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। अब से इंग्लिश में देखना है, एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन ऑफ सांची गुप्ता विद रेफरेंस सांची स्तूप विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट स्तूप ऑफ सांची रिमेन्ड व्हाइल अरावती वाज डिस्ट्रॉयड। तो संरक्षण बताना है सिंपल सा, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, अल बिरूनी के विचार से जाति व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो अल बिरूनी जाति व्यवस्था का वर्णन, तो अल बिरूनी ने बेसिकली जाति व्यवस्था के बारे में ये बताने की कोशिश की कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं है बल्कि फारस एवं अन्य देशों में भी है, जहां से अल बिरूनी आया था वहां पे भी है, अन्य देशों में भी है। इसने बताया कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे, घुड़सवार तथा शासक वर्ग, भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग, वैज्ञानिक, चिकित्सक तथा खगोल शास्त्री, किसान और अन्य शिल्पकारी वर्ग। ये वर्ग हुआ करते थे, यानी कि जैसे भारत में 4 वर्ग थे वैसे ही अन्य क्षेत्र में हुआ करते। ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था की व्याख्या को माना था, अर्थात अल बिरूनी ने ब्राह्मणवादी जो जाति व्यवस्था है इस व्यवस्था को तो इसने माना कि ठीक है आपकी ये व्यवस्था ठीक है, लेकिन उसने ब्राह्मणों का एक सिद्धांत था अपवित्रता का मान्यता का सिद्धांत, इसने इसे नहीं माना। क्यों नहीं माना? उसने ये कहा कि हर वो वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी मूल रूप में पवित्रता में लौट सकती है और सफल हो सकती है। उसने एग्जाम्पल दिया, जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र नमक पानी को गंदा होने से बचाता है, इसी तरह से जाति व्यवस्था में अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अल बिरूनी ने जोर देकर कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। तो ये क्या है, ये अल बिरूनी के द्वारा जाति व्यवस्था के विचार जो है वो बताए गए। पहले तो 4 वर्णों के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा को उसने माना, लेकिन अपवित्रता के सिद्धांत को इसने नहीं माना था, और उसी के बारे में इसने एग्जाम्पल दिए हैं और कहा है कि यदि ये अपवित्रता का सिद्धांत है तो जीवन होता ही नहीं, मतलब बेसिकली हर एक वो चीज जो अपवित्र हो चुकी है वो वापस से पवित्रता के मूल में आ सकती है। यही प्रक्रिया है, इसीलिए जीवन संभव हो पाया पृथ्वी। ये आप बता दोगे। इसी तरीके से इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन, तो डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम इन द ओपिनियन ऑफ अल बिरूनी। तो अल बिरूनी के अनुसार कास्ट सिस्टम को यहाँ पे रिवील करना है क्या। चलिए 26 देखिए, अब इसमें एक और चॉइस मिल गई आपको, बहुत बढ़िया बात है। राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अधिक सुदृढ़ हुआ, स्पष्ट कीजिए। चलिए समझते हैं। तो देखो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे संगवंश आया था 1485 में, इसने नियंत्रण रखा था। उसने सुलभों को उखाड़ फेंका, जो कि सैनिक कमांडर थे, वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलु वंश के शासक आया और कृष्णदेवराय इसी तुलु वंश के संबंध में हुआ। कृष्णदेवराय ने अपने साम्राज्य का विस्तार अधिक तेजी से किया और उसे और ज्यादा मजबूत बनाया। इन्होंने 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के आसपास का दोआब का जो क्षेत्र था उस पर जीत हासिल की और अपनी सीमा को और ज्यादा बढ़ाया था। 1514 में इसने उड़ीसा के शासकों का दमन करके उसे भी अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इन्होंने अपनी माताजी के नाम पर विजयनगर के पास नगलपुरम जो उपनगर है इसकी स्थापना की थी। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, कि इन्होंने अपने राज्य आरोहण के समय कई मंदिर जो थे उनके गोपुरमों का निर्माण कराया था, प्रवेश द्वार जो थे उनका निर्माण कराया था। सिंपल सा हम ये कह सकते हैं इनके समय में समृद्धि और बहुत अच्छी थी, राज्य काफी अच्छा फला फूला था, ये सारी चीजें। और जब इनकी मृत्यु होती है 1529 में, उसके बाद ये शासन काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है। उसके उत्तराधिकारी
विद्रोही जो थे, मतलब उत्तराधिकारियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। सेनापति हो गए, नायक हो गए, सैनिक कमांडर हो गए, ये सभी विद्रोह करने लगे थे, जिससे एक चुनौती सामने आ गई थी। तो आप समझ गए होंगे कि राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य क्यों सुदृढ़ हुआ था। तो ये पॉइंट आप इसमें लिखो, ठीक है। आगे आ जाता है, इसी में अथवा में दिया हुआ है, विजयनगर के शहरी केंद्र के बारे में दिए गए तथ्यों को लिखिए। अर्थात शहरी केंद्र के बारे में जब इतिहास का पुनर्निर्माण होता है तो वो हमें समझाइए। तो बेसिकली देखो, ये 3 से 4 पॉइंट लिखोगे। सबसे पहला, शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर सामान्य लोगों पर हमें जो सामान्य लोग हैं उनकी आवाज बहुत कम मिले। अर्थात ऐसे लोग जो सामान्य तौर पर थोड़ा बहुत कार्य करते हो, काम वगैरह करते हो, उनकी आवाज हमें कम मिले हैं। दूसरा, कुछ स्थानों पर परिष्कृत चीनी मिट्टी मिली है। अर्थात ऐसी मिट्टी जिससे परिष्कृत किया गया हो। ऐसी संभावना है कि इन स्थानों पर धनी व्यापारी लोग रहा करते होंगे। यहाँ एक मुस्लिम रियायती मोहल्ला भी था, जहाँ पर कुछ मस्जिदें भी थी, कुछ मकबरे भी मिले हैं। इनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडप के स्थापत्य से मिलता जुलता। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे धर्म के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति था पुर्तगाली यात्री बरोशा, ये कहता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, लेकिन फिर भी सुदृढ़ और मजबूत हैं। अर्थात लोगों के आवास जो कैसे हैं, छप्परों के हैं और काफी मजबूत भी हैं, और व्यवसाय के आधार पे कई खुले स्थान वाली लंबी लंबी गलियों में व्यवस्थित हुए थे। क्षेत्र के सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे छोटे मंदिर थे तथा कई यहाँ पे जलाशय भी बनाए गए। तो ये कुछ पॉइंट थे, इजीली आप इन्हें एक्सप्लेन कर दोगे। राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में कैसे ये समृद्ध हुआ और विजयनगर साम्राज्य के संबंध में शहरी केंद्र की क्या क्या साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको हिंदी में। इंग्लिश में देख लीजिए, द विजयनगर एम्पायर्स बिकम मोर प्रोस्पेरस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग कृष्णदेवराय क्लैरिफाई, और अदर है राइट द गिवन फैक्ट्स अबाउट द अर्बन सेंटर ऑफ विजयनगर। तो ये पॉइंट आप पहले इसमें लिखोगे, ठीक है, कृष्णदेवराय के बारे में, और इसके बाद जो शहरी केंद्र है इसके बारे में। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 मार्क्स का आखिरी क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य में चांदी के भाव को स्पष्ट कीजिए। चलिए करते हैं। तो मुगल साम्राज्य के अन्य साम्राज्यों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे, जैसे कि चीन में मिंग साम्राज्य, ईरान में सफावी साम्राज्य, तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य। तो विभिन्न देशों के साम्राज्यों के साथ में ऐसे संबंध होने की वजह से भूमध्य सागर से लेकर, यानी कि एक तो जल आधार पर, सागरीय आधार पे, समुद्री आधार पे और सड़क आधार पे इसका व्यापार बहुत अच्छा होने लगा था। खोजी यात्राओं में नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया, खास करके भारत का व्यापार भारी मात्रा में विस्तार होने लगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में विस्तार हुआ तथा मुगल साम्राज्य को नकदी कर, यानी कि नगद में कर वसूलने में आसानी हुई। इटली के जोवानी कारेरी की कथा ये कहती है कि चांदी जो थी वो तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। अर्थात भारत से कच्चा माल जो था या फिर उसी कच्चे माल को पुनर्निर्मित करके अन्य देशों में भेजा जाता था। स्पेशली कपास की बात हो रही है, तो ऐसे में जो चांदी थी उसका भुगतान विभिन्न देश करते थे, घूम फिर कर चांदी भारत ही आ जाती। 16वीं से 17वीं 18वीं के बीच धातु मुद्रा, खास करके चांदी रुपयों की उपलब्धि, अच्छी स्थिरता इसमें बनी रही थी। 27 मुगल साम्राज्य में चांदी का बहाव। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपसे इजीली यहाँ पे इंग्लिश में समझ सकते हो, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ सिल्वर इन द मुगल एम्पायर। तो क्या फ्लो है, ये चीज आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर जो बी था वो हो जाता है एंड, ठीक है, जिसमें हमने अपने 3-3 मार्क्स की ये 22 से लेकर 27 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया है, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। गाइस, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये इंस्टाग्राम का मैसेज है, और मतलब कि मैसेज नहीं है, बेसिकली अकाउंट है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो और अपनी क्वेरी क्वेश्चन भेज सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में फीडबैक में अपना जरूर अच्छा फीडबैक दीजिएगा। सेक्शन सी की शुरुआत करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। देखो क्वेश्चन 28 है, कबीर जी की रचनाओं का वर्गीकरण करते हुए समझाइए उन्होंने परम सत्य को वर्णित कैसे किया है। सिंपल सा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब इसका आंसर देखेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे,
फिर दूसरे का आंसर देखेंगे। तो बेसिकली देखो, इनके जन्म वगैरह के बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और एवं इन्हें एक महान संत माना जाता था एवं ये समाज सुधारक कवि भी माने जाते थे। इनके जन्म को लेकर विवाद है, जैसे कि वैष्णव परंपरा के अनुसार इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन इनका लालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ, इसलिए इस्लामी धर्म के लोग इसे जो है वो मुस्लिम बताते हैं। ठीक है, तो जन्म को लेकर विवाद है, ये आप बताओ। फिर मेन जो कहानी है वो क्या है कि रचनाओं का वर्गीकरण करते हुए तो रचनाएं भी बताती हैं और फिर परम सत्य को कैसे वर्णित किया ये भी बताना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, इनकी रचना जो है कबीर की वाणी को कबीर बीजक नामक ग्रंथ में लिखा गया है। तो सबसे पहला है कबीर बीजक, इसमें कबीर पंथियों के द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के स्थानों में संरक्षित है। फिर कबीर ग्रंथावली है, इसका संबंध राजस्थान के जो दादू पंथ है इसके संबंध में है। फिर आदि ग्रंथ साहिब है, कबीर के कई पद इसमें संकलित किए गए हैं। इन सभी का संकलन जो है वो कबीर की मृत्यु से पहले भी हुआ था और मृत्यु के बाद बहुत तेजी से हुआ, जैसे कि बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्रों में इनके कबीर की वाणियों को अत्यधिक मात्रा में संकलित किया गया। अब इनकी रचनाओं में एक विशिष्ट प्रकार की शैली का उपयोग हुआ था जिसे कहते हैं उलटवासी, यानी कि उल्टी कही हुई उक्तियां। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त की गई यह इस प्रकार से लिखी गई थी कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया। अर्थात ये जो उलटवासी उक्तियां होती हैं, पंक्तियां होती हैं, ये क्या करती हैं, ये इस तरीके से लिखी जाती हैं कि रोजमर्रा के आधार पे जो इसका अर्थ निकलता है वो पूरी की पूरी तरीके से उलट जाता है। जैसे कि केवल जा फूलिया फूलिया फूलविन। अब इसका क्या मतलब है, समंदर लागी आगी, यानी कि समंदर में कभी आग लग सकती है, नहीं लग सकती है, आग लग सकती है, नहीं लग सकती है। तो मतलब उलटवासी का उपयोग किया गया जिससे आप उसको समझने में काफी कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, इन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए कई तरीकों का सहारा लिया। पहला, इन्होंने इस्लामी दर्शन के लिए सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहा है। वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने सत्य को अलग, अदृश्य और निराकार कहा है। कुछ कविताओं में इन्होंने इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन किया है। वहीं हिंदू धर्म में जो बहुईश्वरवाद है और जो मूर्ति पूजा है इसका इन्होंने खंडन भी किया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इजीली लिख दोगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि पहले तो कबीर जी के जन्म विवाद के बारे में आप बताओगे, फिर कबीर की वाणी को किस किस चीज में ग्रंथ किस तरीके से यहाँ पे संकलित किया गया वो बताओगे, उलटवासी बता दोगे, फिर परम सत्य को वर्णित करने के लिए कौन कौन से परिपाटियों का सहारा लिया ये आप बता दोगे। तो पहला हो गया। अब इसी में अथवा देखो क्या है, गुरु ग्रंथ जी कोई नया धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। इस संबंध में इनकी विशेषता लिखी है। तो सिंपल सा, गुरु नानक की जो विशेषता है वो हमें बताना। बेसिकली देखो, देश के कई भागों में इन्होंने यात्रा की थी और ये गुरु नानक जी एक निर्गुण भक्ति प्रचारक व्यक्ति थे। धर्म के सभी बाहरी आडंबर जो थे इन्होंने उसे अस्वीकार किया, जैसे कि यज्ञ करना, अनुष्ठानिक स्नान करना, मूर्ति पूजन या कठोर तपस्या। ऐसे जितने भी बाहरी आडंबर हैं उन सभी को उन्होंने अस्वीकार किया। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को उन्होंने नकारा और कहा कि परम पूर्ण रब का कोई लिंग, कोई आकार, कोई भजन, कोई मूर्ति, कोई पूजा नहीं है। उन्होंने उपासना का, ईश्वर की भक्ति का एक सरल नियम बताया कि आप ईश्वर का स्मरण करो और बस नाम जपते रहो, आपको ये यज्ञ, अनुष्ठान, मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द, यानी कि अलग अलग राग में गाते थे, उनके माध्यम से रखे हैं। गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद अपने गुरु पद पर आसीन किया था और इसी परिपाटी को लगभग 200 वर्षों तक इसी तरीके से ये चलती रही थी। गुरु नानक जी कोई नया धर्म स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों ने अपने आचार विचार इस प्रकार से बना दिए जिससे कि इन्होंने दो तरीकों में बांट दिया, दो विभाजन कर दिया, एक तो हिंदू को और एक मुसलमान। तो इन दोनों को इन्होंने अलग अलग चिन्हित कर दिया कि हिंदू ये रहेंगे, मुस्लिम ये रहेंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ पे गुरुवाणी की बात लिखोगे आप कि पांचवें गुरु, सिख धर्म में पांचवें गुरु थे अर्जुन देव जी। इन्होंने अर्जुन देव जी के द्वारा बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास, कबीर वाणी, इन सभी का संकलन किया किसमें, आदि ग्रंथ साहिब में, जिसे गुरुवाणी कहा गया। और आखिरी में गुरु ग्रंथ साहिब। तो 7वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को इसमें शामिल किया था। ये पॉइंट इजीली आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो आई आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा था, गुरु नानक कोई नया धर्म स्थापना नहीं करना चाहते थे, उनकी क्या विशेषताएं थी ये हमने यहाँ पे समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से।
अब इसी क्वेश्चन को जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, while classifying the composition of Kabir ji, understand how describe the ultimate truth. Guru Nanak did not want to establish any new religion. Why their connotation in this regard? चलिए सभी का क्वेश्चन आंसर को इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले कबीर जी के बारे में ये पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख दोगे जो भक्ति वगैरह जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसके बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 है, पांचवी रिपोर्ट की पृष्ठभूमि समझाइए। अर्थात सिंपल सा क्या आंसर है, पांचवी रिपोर्ट जो है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी इसे समझाना। चलिए पढ़ते हैं। देखो 1813 में संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई। क्या रिपोर्ट पेश की गई? इसमें यह कहा गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके प्रशासन और क्रियाकलाप के बारे में जानकारी दी गई। यह रिपोर्ट लगभग 1002 पन्नों की थी, जिसमें जमींदार रैयत की अर्जियां, अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरण, अधिकारियों के द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर टिप्पणियां लिखी हुई थी। तो ये पांचवी रिपोर्ट थी उसके बारे में जानकारी। तो अब समझिए कि आखिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। मेन क्वेश्चन का आंसर ये है, ये आप भूमिका में लिख दोगे, ठीक है। मेन क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली देखो, कंपनी ने 1760 के दशक में 60 के दशक के मध्य में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाती है और वहां की संसद में इसकी चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो कि भारत, चीन, इन सभी के साथ में व्यापार करना चाहते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एकाधिकार कर रखा था इस व्यापार के संबंध में, तो इसलिए इसका वहां पे विरोध किया जाने लगा और उनका कहना था कि हम भी भारत के साथ में अपने बाजार जो है वो खोलना चाहते हैं। कई राजनीतिक समूह का ये दावा था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ जो है कि बंगाल को ब्रिटेन ने जो जीता है इसका केवल और केवल मुख्य लाभ मिला है ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाकी ब्रिटेन को नहीं। कंपनी के कुशासन, अव्यवस्थित प्रशासन, इसके विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में छिड़ जाती है बहस, और जब यह बहस छिड़ती है तो कंपनी के अधिकारियों के लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में छापा जाता है। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम पारित किए और इसी अधिनियम में ये पांचवी रिपोर्ट भी आ जाती है। तो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जब उसका इतना ज्यादा विरोध हुआ था, अधिनियम उसके खिलाफ बना दिए गए, तो मजबूरन होके भारत के प्रशासन के विषय में उसे नियमित तौर पर अपनी सभी रिपोर्टों को वहां पे यानी कि ब्रिटेन में भेजना पड़ गया। कंपनी की कामकाजी के जांच करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसी संबंध में पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समिति के द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी थी और इसके अंतर्गत क्या था कि 1813 में ये पेश की गई थी और इस रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी गई थी, जो कि 102 पन्नों की थी, जिसमें जमींदार रैयत की अर्जियां, अलग अलग कलेक्टरों की सूची, राजस्व विवरण, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई थी। तो ये है पांचवी रिपोर्ट की पृष्ठभूमि। अथवा में देखिए क्या प्रश्न है, पहाड़िया लोगों की जीवन शैली कैसी थी। तो चलिए समझते हैं भाई कि पहाड़िया लोगों की जीवन शैली कैसी हुआ करती थी। देखो पहाड़िया लोग जो थे वो अक्सर जंगलों में छोटे से हिस्सों में झाड़ियां वगैरह होती है इनको काट देते थे और वहीं पे फिर अपना घर बसा के मतलब वहीं पे घास फूस वगैरह साफ करके जला करके रहने लगते थे। यहाँ से जब ये जला देते थे तो राख पोटाश से उपजाऊ जो जमीन थी वो बन जाती थी, तो फिर वो वहाँ पे कई तरीके की खेती कर लेते थे, जिसमें दालें, ज्वार, बाजरा इस तरीके से उगाया करते थे। ये खान पान के लिए जंगलों में पहाड़ी लोग जो थे महुआ के फूल इकट्ठा करते थे। व्यापार बेचने के लिए ये लोग रेशम के कोया, लाल, काठ कोयला, इन सभी की लकड़ियां इकट्ठा करते थे। फिर आ जाता है शिकार, तो शिकार करने वाले, जुम की खेती करने वाले, खाद बटोरने वाले, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े बनाने वाले के रूप में इनकी जिंदगी का जंगल से घनिष्ठता से जुड़ाव बना हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने लिख दिया, खान पान, व्यापार, शिकार, ये सारी चीजें। फिर वहीं और भी कुछ पॉइंट आ जाएंगे। यह इमली के पेड़ों के बीच में बड़ी, जो इमली के पेड़ हुआ करते थे उनके पेड़ों के बीच में जो छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुआ करती थी उनमें रहा करते थे। ये आम के पेड़ की छांव में अपने कार्य को करने के बाद आराम किया करते थे।
पूरे प्रदेश को ये अपने निजी भूस्वामित्व मानते थे, यानी कि दूसरे व्यक्ति की, यानी जो बाहरी लोग हैं इनके प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। इनके मुखिया जो थे वो समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी लड़ाई झगड़े से आपसी जो लड़ाई झगड़ा होता था उसे आपस में ही निपटा लेते थे। पहाड़ी लोगों के द्वारा आक्रमण कई बार ज्यादातर किया जाता था आसपास के किसानों पर, ताकि अकाल के वर्षों में वो जीवित रह सकें और वहां से बहुत सारा खाद्यान्न एकत्र कर सकें। तो पहाड़िया लोगों की ये जीवन शैली थी और इजीली इन सभी पॉइंट्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 29, पांचवी रिपोर्ट पहाड़िया लोगों की जीवन शैली कंप्लीट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख लो। कंसीडर द बैकग्राउंड ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट, डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ पहाड़ी पीपल। पहले तो सिंपल सा है कि क्यों हमें नीड थी इसकी, सिंपल ये बताना है, या फिर इसका संक्षिप्त इतिहास। उसके बाद द लाइफ ऑफ पहाड़िया पीपल वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों पर थी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर में, और इसमें भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, ठीक है ना, 2 बार पूछा जा चुका है। महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक संबंधों का वर्णन कीजिए। तो समझते हैं भाई कौन कौन से पारिवारिक संबंधों का देखा गया, किस तरीके से हम उसका वर्णन करेंगे। देखिए, महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक संबंधों की निम्नलिखित तरह से उसे समझा जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे अभी आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर ये समझाया है कहाँ गया, हाँ पांचवी रिपोर्ट वाला, आप एक बार दोबारा से देख लो। अगर आपको इमेजेस वगैरह लेनी है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। पहले आप बताओगे कि रिपोर्ट थी क्या, ठीक है, उसके बाद इस रिपोर्ट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में ये पॉइंट आप लिख दोगे। ठीक है, और कुछ ये पॉइंट आप यहाँ से इजीली इस संबंध में लिख दो। फिर जब क्वेश्चन आएगा पहाड़िया लोगों की जीवन शैली कैसी थी, तो पहाड़िया लोगों की जीवन की शैली के बारे में आप ये पॉइंट इजीली लिखोगे। ठीक है, और कुछ नीचे पॉइंट यहाँ पे ये आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोबारा से। अब समझिए जो हमारा अगला क्वेश्चन था 30, महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक संबंधों का वर्णन। देखिए कई तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। पहला तो हम समझेंगे परिवार का अर्थ। तो परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा में संबंधियों को जाति समूह कहा जा सकता है। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे क्योंकि परिवारजनों की गिनती एक दूसरे से उनके रिश्ते और उनके क्रियाकलापों में भिन्नता हुआ करती थी। यहाँ पे पितृवंशिकता थी, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र उसके पुत्र फिर प्रपौत्र से चली आती रही। महाभारत बांधवों के 2 दलों, एक तो कौरव और पांडव, इसके बीच में भूमि और सत्ता के लेकर हुए संघर्षों को दर्शाती है। क्योंकि ये किस पर संबंधित थी, पितृवंशिकता के संबंध में। तो ये बताएगा कि कभी पुत्र न होने के कारण एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी हो जाता था और कभी कभी उनके सगे संबंधी भी उन पर उनके सिंहासन पर अधिकार जमाते थे। फिर मातृवंशिकता आ जाती है, तो वह वंश परंपरा जो मां से जुड़ी होती थी। मुख्यतः कई ऐसे शासक हैं जैसे कि प्रभावती गुप्त ये सत्ता का उपभोग करती थी जो कि स्त्री थी। तो ये क्या है, ये मातृवंशिकता के संबंध को यहाँ पे दर्शा रही है। साथ ही साथ महाभारत काल में कन्यादान जो था वो विवाह के समय अर्थात कन्या को दान में देना विवाह के समय पिता का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों में 8 प्रकार के विवाह थे, परंतु 4 ही प्रचलित थे। कौन कौन से, बहिर्विवाह, अंत्य विवाह, बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा, ये ज्यादा प्रचलित थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को अपने पिता के स्थान पर अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में कभी विवाह संबंध नहीं बना सकते थे। सातवाहन राजाओं ने उनको उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन चूंकि शासन जो है वो किस पर आधारित था, पितृवंशिकता पर आधारित था। तो ये तथ्य हम कह सकते हैं कि कुछ सही नहीं है, कुछ गॉड है एक तरीके से। ठीक है, उतना महत्व नहीं है इसका, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो महाभारत के संबंध में जब आप कहोगे कि जो पॉइंट्स है वो आप इस तरीके से लिखोगे पारिवारिक संबंधों के बारे में, ये पॉइंट आप लिख लो। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है महाभारत के संबंध में, महाभारत काल के दौरान संसाधनों तक पहुंच के सामाजिक निहितार्थों का वर्णन, अर्थात 2 तरीके के था, वर्ण और लिंग आधार पे। चलिए समझते हैं किस तरीके से था। देखो, महाभारत काल के दौरान संसाधनों तक पहुंच के सामाजिक निहितार्थों को निम्न तरीके से समझा सकता है। पितृवंशिकता, संपत्ति का अधिकार और वर्ण संपत्ति का अधिकार।
तो पितृ में क्या था, मनुष्य मृत्यु के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात जायदाद जो थी वो सभी पुत्रों में समान रूप से बांट देनी चाहिए थी, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र जो है उसे थोड़ा सा विशेष भाग दिया जाता था। स्त्री पिता की जायदाद में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। स्त्री धन स्त्री के पास होता था, जैसे कि विवाह के समय उसे जो उपहार वगैरह मिलते थे ये सभी उन सभी पर स्त्री का अधिकार हुआ करता था। इस संबंध में कुछ साक्ष्य में प्रभावती गुप्त के मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्रभावती गुप्त संसाधनों पर अधिकार रखती थी। ऐसे कुछ परिवार में होता था, लेकिन समानता जमीन पशु धन इन सभी पर किस पर अधिकार होता था, पुरुषों का। लेकिन ये जो एक एग्जांपल दिया गया प्रभावती गुप्त का, ये केवल एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में होगा, ठीक है ना। अब समझो वर्ण या संपत्ति के आधार पे, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ये कहते हैं कि संपत्ति का आधार एक और था वर्ण। अर्थात देखो 3 जो वर्ण थे उसमें पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करने की संभावना थी, लेकिन शूद्रों के लिए केवल एक ही मात्र कार्य था, वो था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति अधिकतर यहाँ पे समृद्ध मानी जाती थी। ब्राह्मण ग्रंथों धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया जाता है, ठीक है। तो ये वर्ण संपत्ति के अधिकार के बारे में आप इजीली लिख दोगे। एक अन्य स्थिति और थी, क्या वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था कृपण व्यक्ति अथवा जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था उसे घृणा से देखा जाता था, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई इसी तरीके से। पितृवंशिकता के संबंध के आधार पे मनुस्मृति, स्त्री धन और एक असाक्ष्य। वर्ण संपत्ति के आधार पे तीनों वर्ण शूद्र और ब्राह्मण समाज इस बारे में, और अन्य ग्रंथ इस तरीके से आप इसे यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन 8-8 मार्क्स से ये समझ में आ गए। महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक संबंध और महाभारत काल के दौरान संसाधनों पर पहुंच और इसके नितातों का वर्णन। अब इसी क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से इंग्लिश में समझ सकते हो। डिस्क्राइब द फैमिली रिलेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड एंड अदर हैंड डिस्क्राइब द सोशल इंप्लीकेशन ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। तो सबसे पहले फैमिली जो रिलीजन थे उसके बारे में, एंड फिर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर इजीली लिख दो। पैट्रियर्ची राइट टू प्रॉपर्टी, उसके बाद वर्ण राइट टू प्रॉपर्टी एंड अदर स्टेटस, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर जो ये था कौन सा, हाँ सेक्शन नंबर सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे समझाए गए हैं समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो आशा करता हूँ सेक्शन नंबर जो सी था हमारा, सी या डी था, एक सेकेंड, हाँ सेक्शन नंबर सी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट। वीडियो अगर अभी तक आपको समझ में आई हो तो लाइक करो और शेयर भी कर लेना, ठीक है। सेक्शन डी की बात करते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की। 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। देखिए पहला सोर्स है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। देखो सेना के लिए हाथी पकड़ना, ये हमारे सोर्स का टॉपिक है। बेसिकली एक तो चीज पता है क्या हो सकती है कि यहाँ पे सीधा सीधा बुक से उठा के दे देगा आपको, ठीक है कि पेज, लेकिन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट निकाल के लगाए हुए हैं ताकि एक तो बुक से लगा के दिखा देते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अब ऐसे टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेना के लिए हाथी पकड़ना ये यहाँ पे दर्शाया गया। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है। ये बेसिकली अर्थशास्त्र में जो सैनिक प्रशासन है और संगठन है इसके बारे में बताया गया। आप चाहो तो इसे इजीली वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। सीधे क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला है इसका, यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य सम्राट के पास कितनी सेना होती थी। तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कितनी होती थी, 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी। सिंपल सा यही आंसर लिख देना, 1 मार्क्स में है। दूसरा है वनों में हाथियों को कैसे पकड़ा जाता था। तो यहाँ पे देखोगे वनों में हाथियों को पकड़ने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक और यहां तक, यानी कि पूरा का पूरा आंसर यहां से लेके यहां तक आपको लिख देना है 1 मार्क्स में, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, हाँ ये अलग है, थोड़ा सा इससे समझिए। देखो बेसिकली सैनिक गतिविधियों के लिए मेगास्थनीज का मानना ये था इनके अनुसार सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति तथा 6 उप समितियां हुआ करती थी और मौर्य साम्राज्य के पास एक विशाल सेना हुआ करती थी। इसमें
पहली जो समिति थी उसका कार्य था नौसेना का संचालन करना, दूसरी समिति का कार्य था यातायात खान पान की देखरेख करना, तीसरी समिति का कार्य था पैदल सैनिकों का संचालन, फिर चौथी समिति का कार्य था अश्वरोहियों का, पांचवी का संचालन काम था रथारोही और छठी का कार्य था हाथियों का संचालन करना। यहाँ पर दूसरी समिति का कार्य थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया था, उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध करना, सैनिकों के लिए भोजन तथा जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति करना। ये है कुछ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 31 के। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन के आंसर तो आपको इसी छोटे से पैराग्राफ में मिल गए। बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था और ये आई होप कि आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी चीज को आप इजीली यहां से इंग्लिश में पढ़ सकते हो। एलिफेंट कैप्चर फॉर आर्मी कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू ग्रीक शो द मौर्यन एम्पायर हैड हाउ मच आर्मी, तो यहां से लेके यहां तक लिख देंगे। उसके बाद हाउ एलिफेंट्स वर कैच इन द फॉरेस्ट, तो यहां से लेके इस पॉइंट तक लिख देंगे। देन जो इंपॉर्टेंट है वो है हाउ वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, इस तरीके से है कौन कौन सी समितियां थी, दूसरी समिति के क्या कार्य थे, ये लिखोगे आप, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे आ जाता है, निम्न के स्रोत को पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए दासियों के बारे में इब्न बतूता हमें बताता है, तो क्या बताता है भाई? ये बताता है कि यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसकी अमीर की मुखबरी करता था। वह महिला सफाई कर्मचारियों को नियुक्त भी करता है, जो कुछ बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास कोई भी जानकारी होती है तो उन्हें देती है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता है। बेसिकली दासियों के बारे में इब्न बतूता कहता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता के अनुसार दासों की जो स्थिति थी वो कैसी थी? तो दासों को बाजारों में सामान्य वस्तुओं की तरह खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उन्हें भेंट स्वरूप दान में भी दिया जाता, तो स्थिति काफी दयनीय थी, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, इब्न बतूता जब सिंध पहुंचता है तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप क्या खरीदा था? तो ये आपकी किताब में दे रखा है। ये दोनों ही एक एक मार्क्स से क्वेश्चन इस सोर्स से नहीं है, ठीक है। यानी कि याद रखना क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो इसी से मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आपको उससे मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको उस टॉपिक के संबंध में मिलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन पहला दूसरा किसमें है? संबंध में है, ठीक है। फिर जैसे देखो इब्न बतूता जो है वो सिंध जब पहुंचता है तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप क्या लिया था? तो कुछ घोड़े, कुछ ऊंट और कुछ दास भेंट स्वरूप इसने लिए थे। तीसरा देखिए, दासियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। हाँ, ये इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा आसानी से, ये पूरा का पूरा वही लिखा ही हुआ है। दासियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। दासियों को अमीरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया जाता था। कुछ दासियां संगीत तथा गायन का कार्य करती थी। घरेलू दासियां जो थी, घरेलू दासियां होती थी, उनकी कीमत बहुत ही कम हुआ करती थी और अधिकतर जो लोग थे, थोड़े बहुत अमीर लोग, वो अपने पास कम से कम 2 दासियां रखा करते थे। व्यापारिक परिवारों से, ये दासियों से अलग की अलग जो महिलाएं हैं उनकी बात है कि व्यापारिक परिवारों से आने वाली जो महिलाएं थी वो व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत तक ले जाती थी। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये 14 पॉइंट ना भी लिखो तो भी चलेगा, बस ये 3 पॉइंट तो आपको लिखने पड़ेंगे, मैंडेटरी, ठीक है। चौथा लिख दोगे तो प्लस पॉइंट बन जाएगा आपके लिए, सिंपल है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई इसलिए तरीके से। तीसरे वाला दासियों के सोर्स के बारे में। चलिए अब इसी चीज को आप यहाँ पे इंग्लिश में समझ सकते हो, maidens। इब्न बटूता टेल्स अस व्हाट, लाइक दिस एंड हाउ। अब इसके क्वेश्चन आंसर, ए क्वेश्चन, क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी। पोजीशन क्या है, सारी चीजें आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर एक ही स्क्रीन में आप देख सकते हो इजीली तरीके से, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है, दिनाजपुर के जोतदार, ठीक है। ये बेसिकली चैप्टर 10 से उपनिवेशवाद और देहात से, दिनाजपुर के जोतदार। अब इस संबंध में देखो एक एक मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन है। आप पहले तो इसे इजीली पढ़ लो यहाँ से, ठीक है ना, आप पढ़ लो इसे, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन को। भारत के अन्य क्षेत्रों में जोतदारों के अन्य नाम थे, तो कोई 2 नाम लिखो। तो अन्य क्षेत्रों में जोतदारों को हवलदार के नाम से, गांटीदार या फिर मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, जोतदारों के उदय के कारण लिखिए। 1 मार्क्स का है, वैसे अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 3 लिख दोगे, 1 मार्क्स में पूछा गया तो 1 या 2 लिख दो, नंबर मिल जाएगा।
तो पहला तो ये है कि ये लोग गांव में रहते थे। दूसरा, ये गरीब ग्रामवासी जो थे उनके काफी करीब थे और उन पर सीधा सीधा ये नियंत्रण रखा करते थे। तीसरा, इनके पास अपनी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी जिन पर ये कृषि लोगों से कार्य करवाया करते थे। ये बहुत ही हठीले और जिद्दी होते थे। ये जानते थे कि जमींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलेगा अगर हम जिद्दी हैं तो। ठीक है, तो जोत इरादे को लेके ये कुछ 3-4 कारण है। सिंपल सिंपल सा पॉइंट बता दो। तीसरा है, राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने क्या रास्ते निकाले। सिंपल सी बात है, नीलामी से बचने के लिए क्या रास्ते निकाले। सबसे पहला था फर्जी बिक्री। बेसिकली ये एक ऐसी तकलीफ थी, इसमें कई तरीके के हथकंडे अपनाए गए। जैसे कि वर्धमान के राजा ने क्या किया कि अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा क्या किया, अपनी माता के नाम कर दिया, क्योंकि उस समय ये नियम था कि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों के नाम की गई या स्त्रियों के पास की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। साथ ही साथ जब भू संपदा की कुछ हिस्से की नीलामी की जाती थी तो जमींदार अपने ही आदमियों को उन्हें भेज देते थे उस नीलामी में भाग लेने के लिए, और वे ऊंची से ऊंची बोली लगाकर उसे खरीद लेते थे और पैसा देते नहीं थे। फिर ये प्रक्रिया चलती रहती थी और बाद में कम कीमत पर उस भू संपदा को ये खरीद लिया करते थे। तो इस तरीके से जब भी राजस्व की मांग बढ़ती थी और भू संपदा की नीलामी होती थी तो जमींदार जब वो अपनी इसको बचाने के लिए इस तरीके से ये रास्ते निकाल देते थे। ठीक है, अन्य नाम क्या थे, क्या कारण थे, और तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से। तो सॉस बेस्ड का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आप इजीली यहां से इंग्लिश में देख सकते हो। जोतदार ऑफ दिनाजपुर, ये पॉइंट आप लिखो, मतलब पहले तो ये पढ़ोगे आप इजीली तरीके से, फिर इसके जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख लो। दो नामों से जाना जाता था, कौन कौन से रीजंस थे, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है इजीली आप इसे यहाँ से रीड आउट कर सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे जो सॉस बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट है, सेक्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन वो था हमारा पार्ट, और इजीली तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सेक्शन नंबर ई की तरफ। सेक्शन नंबर ई, मैप बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए 34.1 है, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर उपयुक्त प्रतीक के साथ निम्नलिखित का पता लगाइए और उन्हें लेबल कीजिए। ठीक है, पहला हमें दिखाना है कबीर जी का जन्म स्थान क्या है, तो वाराणसी है। जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध गया है। सातवाहन शासक राज्य नाम, विजयनगर साम्राज्य का कोई एक प्रदेश उसे करना है। और 34.2 है, उसी रूपरेखा मानचित्र पर दो स्थान ए बी को चिन्हित किया गया है, ये हड़प्पा स्थल हैं, उनके पहचाने और उनके रेखाओं पर उनके नाम लिखे। ठीक है, अब इसी संबंध में इंग्लिश में ये क्वेश्चन देख सकते हो आप किस तरीके से पूछे जाएंगे, और 32 का पॉइंट 2 इस तरीके से देख सकते। अब देखो ये ए और बी यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ए और बी, ये क्या है, ये है हड़प्पा स्थल। अब हमें इन हड़प्पा स्थलों के नाम बताने हैं, और ये जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से, ये 4 क्वेश्चन, इन 4 में से हमें क्या करना है, ये 2 तो बताने ही है, इन तीसरे वाले में से हमारे पास चॉइस है। तो कबीर जी का जन्म स्थान क्या है, वाराणसी है। तो वाराणसी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के इस एरिया में, यहाँ पे है वाराणसी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बिहार में बोध गया में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस यहाँ पे ये रेड पॉइंट है, बिहार बोध गया यहाँ पे प्राप्त हुई। अब 2 क्वेश्चन है इसमें, एक तो है तीसरे में सातवाहन शासक का राज्य कौन सा था और विजयनगर साम्राज्य का प्रदेश। तो देखो विजयनगर साम्राज्य का प्रदेश तो बहुत सारे हैं, कोई एक आप बता दो, लेकिन सातवाहन शासक का राज्य एक ही था। कौन सा राज्य था, वो था महाराष्ट्र। ठीक है, अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो इसमें आप कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इधर का उड़ीसा साइड में ये भी आप बना दोगे, तो ये सभी है। मैंने एक यहाँ पे आपको कर्नाटक लगा के बता दिया इस तरीके से। और जो ए और बी हमारा यहाँ पे अंकित किया गया था, क्या बताया गया था हमारे ए और बी के बारे में, ये क्या है, ये है हड़प्पा स्थल। तो कौन कौन से हड़प्पा स्थल हैं, ए जो है वो मांडा हड़प्पा स्थल है, और बी जो है वो धौलावीरा हड़प्पा स्थल। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसे इजीली यहां से समझ जाओ। ठीक है, तो पहले आपको समझ में आ गया कि जो कबीर जी है उनका जन्म स्थान क्या है, और महात्मा बुद्ध को कहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सातवाहन शासक का राज्य कौन सा है, और जो जो विजयनगर साम्राज्य है उसका कोई एक राज्य। अब देखो जो बच्चे बेसिकली
दृष्टिबाधित हैं उनके लिए। कवि जी का जन्म का स्थान लिखो वाराणसी, उस स्थान का नाम लिखो जहाँ पे इस स्थान का नाम लिखो जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया बिहार। सातवां शासक किस राज्य से संबंधित थे, महाराष्ट्र। इन्हीं दो प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों के नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और दाखेगढ़ी इत्यादि। अब इसी तरीके से जो इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं वो इजीली इनको यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन को आप कैसे कर लोगे, ये तो हो गया हमारा दो हड़प्पा स्थल, और जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस बारे में, ये वाले, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से होल ऑफ द क्वेश्चन पेपर दैट इज नाउ कंप्लीटेड, ठीक है। पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है, और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिए हैं, और हर एक पॉइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे समझा। देखो अभी आपका जो रिसेंट में एग्जाम होने वाला है 29 अक्टूबर को, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। अभी एंडिंग टाइम पे हम क्या करेंगे, मतलब अभी हम स्टार्ट करेंगे तो 5+ सैंपल पेपर हम आपके लिए अपलोड करेंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो ध्यान रखना, आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो, या कोई भी आपका सवाल जवाब हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी सुझाव हो आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि सर आपको थोड़ा बहुत ये चेंज करना चाहिए, या फिर क्या चेंज करना हो, या फिर आपको कैसी लगी है वीडियो। स्पेशली फीडबैक जरूर देना, सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।